हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन एज करियर पॉइंट। आज के वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में प्राचीन इतिहास से संबंधित 15 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर साम्राज्य और दक्षिण भारतीय राजवंश। इन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत 15 क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है और ये 15 क्वेश्चंस जो हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सभी आए हुए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है, समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया गया था? 3, 10, 12 या फिर 8? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समुद्रगुप्त के द्वारा 12 दक्षिण भारत के शासकों को पराजित किया गया था। और देखिए समुद्रगुप्त जो थे ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम जो है उनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर संस्थापक की बात की जाए तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। श्रीगुप्त के बाद में उनके पुत्र घटोत्कच राजा बने थे और घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम राजा बने थे और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त राजा बने थे। ठीक है, और समुद्रगुप्त जो थे वो बहुत ही महान शासक थे। ठीक है, बहुत ही पराक्रमी शासक थे और इन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय नहीं प्राप्त की। ठीक है, और इन्होंने उत्तर भारत के लगभग 8 राज्यों और दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी और इन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, और इतिहासकार स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा भी दी है। ये सारी जानकारी हो गई समुद्रगुप्त से संबंधित। ठीक है, 2-3 बातें याद रखेंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन में कभी पराजय नहीं देखी और इन्होंने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को जबकि उत्तर भारत के 8 राजाओं को पराजित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना खाली जगह द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो यहाँ पर एक स्थान में क्या आएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर स्कंदगुप्त ने? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमारगुप्त ने। ठीक है, देखिए प्राचीन भारत में गुप्त शासक कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, प्राचीन भारत में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो मुख्य केंद्र था। यहाँ पर हिंदू व बौद्ध अनुयायी शिक्षा ग्रहण करते थे और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी ये शामिल है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर रामगुप्त? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अभी बता चुके हैं आपको प्रश्न नंबर 1 में। ठीक है, और उन्होंने ही सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी तथा पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये बात मथुरा अभिलेख से पता चलती है कि उन्होंने सन 319 में गुप्त संवत की भी स्थापना की थी। ठीक है, 2-3 बातें इनके बारे में याद रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और इन्होंने ही 319 ईस्वी में गुप्त संवत की भी स्थापना की थी, गुप्त संवत। ठीक है, गुप्त संवत। ये बातें हो गई चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है महाराजाधिराज, तो आएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। अगर पूछा जाए कि महाराजा की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी, महाराजा, तब इसका जवाब होगा घटोत्कच ने। ठीक है, घटोत्कच। और घटोत्कच किसके पुत्र थे? ये इसके संस्थापक श्रीगुप्त के पुत्र थे। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त के पुत्र थे घटोत्कच। उन्होंने महाराजा की उपाधि सबसे पहले धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि सबसे पहले धारण की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है, प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी। अच्छा, खाली जगह में भरना है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में संकलित की गई थी? ऑप्शन है हिंदी में, पाली में, संस्कृत में या फिर प्राकृत में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है जो इलाहाबाद में है। ठीक है, वर्तमान में प्रयागराज में है तथा यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसकी रचना हरिसेन ने की थी। हरिसेन ने की थी। गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए ये जो इलाहाबाद अभिलेख या फिर प्रयाग प्रशस्ति इसको बोलते हैं, यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख स्रोतों में से एक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा क्या है इसकी? संस्कृत है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। ठीक है, अभी देखिए पिछले जो पहला प्रश्न था इसके बाद भी एक प्रश्न और आ चुका था, उसमें बता चुके हैं चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था, समुद्रगुप्त, यही इसका उत्तराधिकारी भी था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये सारी बातें इनके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक बहुत ही महान राजा भी माना जाता है, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी, पाटलिपुत्र बनाई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 खाली जगह है यहाँ पर भरना है। आगे क्या है, साम्राज्य के शासन काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि किस साम्राज्य को या फिर किस साम्राज्य के शासन काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है या फिर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। बुद्ध साम्राज्य को, हर्ष के साम्राज्य को, गुप्त साम्राज्य को या फिर पोरस साम्राज्य को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गुप्त साम्राज्य को या फिर गुप्त साम्राज्य के शासन काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब इसके कई कारण है। देखिए, इसे जो गुप्त साम्राज्य है या फिर गुप्त काल जो था, इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, मूर्ति कला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में क्या था, भरहुत स्तूप, सांची स्तूप। ठीक है, मूर्ति कला के क्षेत्र में हो गई है। स्थापत्य के क्षेत्र में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, भूमरा का शिव मंदिर। और चित्रकला के क्षेत्र में देखा जाए तो अजंता, एलोरा तथा बाघ की गुफाओं में की गई चित्रकारी। साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक, आदि उपलब्धियां थी। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देखा जाए तो आर्यभट्ट ने पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की इसी काल में। ठीक है, वहीं वराह मिहिर ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की इसी काल में। और बात की जाए तो गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर के साहित्य, स्थापत्य तथा मूर्ति कला के क्षेत्र में नए नए प्रतिमानों की स्थापना की गई थी। और यही कारण है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। मतलब इस काल में काफी डेवलपमेंट हुआ था, बहुत विकास हुए हैं, हर क्षेत्र में विकास हुआ था, इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ ही थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ। 7वीं शताब्दी के आरंभ की बात है। ठीक है, 7वीं शताब्दी के आरंभ का मतलब क्या है, वही सन 601, भाई 601 से स्टार्टिंग होगी 7वीं शताब्दी की, 601 से लेकर के आगे की बात हो रही है। तो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ ही थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल प्रथम, कृष्णदेव या फिर हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। ठीक है, देखिए 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र राजवर्धन राजा बने। ठीक है, लेकिन मालवा नरेश देवगुप्त थे और गौर नरेश शशांक थे। इनकी जो संधि हुई थी कुछ भी, उसमें धोखेबाजी कुछ हुई और उसी में इनकी मृत्यु हो गई, इसकी, राजवर्धन की। और इसके बाद में क्या हुआ, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो कि राजवर्धन के छोटे भाई थे, उनको थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान किया गया। ठीक है, उनको सिंहासन मिल गया। ठीक है, अच्छा देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग इन्हीं के शासनकाल में आए थे भारत, और उन्होंने हर्षवर्धन के शासन के समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का काफी अच्छा वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन है प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन प्रथम, विंध्य शक्ति या फिर प्रभावती गुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्य शक्ति। ठीक है, देखिए वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे, विंध्य शक्ति थे। और विंध्य शक्ति ने इस राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में की थी। ठीक है, 255 ईस्वी में। अच्छा, और वाकाटक जो थे वो ब्राह्मण धर्म के पक्षधर थे। ठीक है, और ये स्वयं भी ब्राह्मण थे और इन्होंने ब्राह्मणों को बहुत ही भूमि अनुदान भी किए, मतलब भूमि दान में दी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, राजा प्रवरसेन प्रथम थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वाकाटक राजवंश का संस्थापक विंध्य शक्ति थे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, प्रवरसेन प्रथम थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था।
ठीक है, देवदान, शालाभोग, ब्रह्मदेय या फिर वेलन वगाई। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शालाभोग। ठीक है, देखिए 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना जो है वो पल्लवों के बाद में हुई थी। ठीक है, पल्लवों के बाद में चोल वंश आता है। अच्छा, इस वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। और चोलों के समय में या फिर चोल काल में क्या था, भूमि कई प्रकार से वर्गीकृत की जाती थी। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, पहले उनको देख लेते हैं। यहाँ पर देवदान, देवदान जो थी वो ऐसी भूमि थी जो मंदिर को उपहार में दी गई हो। देवदान क्या थी? मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन नंबर बी जो है, शाला भोग। शाला भोग किसी भी विद्यालय के रख रखाव की भूमि थी। ठीक है, ये विद्यालय से संबंधित थी शाला भोग। अगला ऑप्शन है ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय जो भूमि थी वो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को बोला जाता था। ठीक है, ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। और वेलन वगाई जो थी ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, मतलब ऐसा किसान स्वामी, मतलब भूमि स्वामी जिसके पास जमीन है लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, तो उसकी भूमि क्या कहा जाएगा? वो विलन वगाई कही जाएगी। ठीक है, इस प्रकार भूमि का वर्गीकरण किया जाता था उस टाइम पर। अच्छा, एक और थी भूमि, उसका नाम था पल्लीचंदम। ठीक है, वो क्या थी? जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि हुआ करती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है? चोल काल के दौरान, ये भी देखिए चोल काल से संबंधित प्रश्न, दक्षिण भारत का राजवंश है चोल वंश। ठीक है, इसके दौरान मुवेंदवेलन और अरैयार की उपाधियां किसको दी जाती थी? ठीक है, किसकी उपाधियां होती थी? राजा के पुत्र की, धनी भूस्वामियों की, ठीक है, भूस्वामियों की, या फिर सेना के सेनापति की, या फिर राजा के मंत्रियों की। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धनी भूस्वामियों को चोल काल के दौरान मुवेंदवेलन और अरैयार की उपाधियां दी जाती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है भाई? एक मिनट। हाँ, देखिए प्रश्न नंबर 11 में, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेंगे। देखिए रवि कीर्ति जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये जो रवि कीर्ति हैं ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित थे और इन्हीं के दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति थे। और इन्होंने, पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से ईस्वी से लेकर के 642 ईस्वी तक शासन किया था। पुलकेशिन द्वितीय की सबसे उल्लेखनीय सैन्य उपलब्धि, शक्तिशाली क्या थी? मतलब सैन्य उपलब्धि की बात की जाए, मतलब सबसे महत्वपूर्ण इनकी जीत क्या थी? शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन पर उनकी विजय थी। ठीक है, और यही से इसी विजय का वर्णन जो है रवि कीर्ति द्वारा रचित अभिलेख में प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो था, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय की, और इन्हीं की लिखी हुई प्रशस्ति में हर्ष पर विजय का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। हाँ, पूछा गया है कदमाई खाली जगह में भरना है। आगे है, राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। अच्छा, ये जो कदमाई लिखा हुआ है एक प्रकार का टैक्स था, एक प्रकार का भू टैक्स था। ठीक है, जमीन पर लिया जाने वाला कर था। तो पूछा है ये जो कर था वो किस राजवंश के तहत लिया जाता था? चोल राजवंश, कुषाण राजवंश, चालुक्य या फिर गुप्त? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चोल राजवंश। देखिए कदमाई जो था वो चोल राजवंश के तहत एक भू राजस्व कर था। ठीक है, और यह इस अवधि के दौरान मौजूद 400 करों में से एक था। लगभग उस टाइम पर 400 प्रकार के कर वसूले जाते थे और इन्हीं 400 प्रकार के करों में से एक कर था कौन? कदमाई। ठीक है, भूमि कर था ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है? चौथी से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? पांड्य साम्राज्य, पल्लव, चोल, चेर। ये देखिए यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं चारों राजवंश किससे संबंधित हैं? ये दक्षिण भारत के राजवंश से संबंधित हैं। ठीक है, दक्षिण भारतीय राजवंश हैं, पांड्य, पल्लव, चोल, चेर सभी। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कांचीपुरम जो है किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कांचीपुरम कहाँ है? ये कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है, कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए चौथी से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम पल्लव साम्राज्य की राजधानी थी। कांचीपुरम को हजारों मंदिरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये कांचीपुरम जो है इसे हजारों मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। कांचीपुरम का उल्लेख
दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, में पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य में भी किया गया था इसका उल्लेख, कांचीपुरम का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। क्या पूछा गया है? नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? ऑप्शन है पल्लव, पांड्य, चेर या फिर चोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोल राजवंश। ठीक है, देखिए नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वो चोल राजवंश से संबंधित है। अच्छा, नटराज का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव, भगवान शिव, ठीक है। अच्छा, चोलों के समय निर्मित धातु मूर्तियों में नटराज शिव जो है, इनकी कांस्य प्रतिमा को विश्व के श्रेष्ठतम मूर्ति शिल्प में से एक माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। क्या पूछा गया है? कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश के पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे जिन्होंने बादामी के चालुक्य वंश को हराया था? ऑप्शन है दंतिदुर्ग, हरिहर प्रथम, उत्तमा या फिर बिंदुसार। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, ये ए, दंतिदुर्ग, ठीक। अब इनके बारे में देखिए, दंतिदुर्ग जो थे इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और कब की थी? 752 ईस्वी में चालुक्य वंश, ठीक है, जिनको कि बादामी के चालुक्य वंश बोला जाता था, उसके शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और अपनी राज्य की राजधानी को किससे बनाया था? मान्यखेट को बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। इस प्रकार से हम लोगों ने आज 15 प्रश्नों को देखा है आज की वीडियो में, ठीक है। और ये 15 प्रश्न किससे संबंधित थे? ये गुप्त वंश से संबंधित थे, ठीक है। गुप्तोत्तर वंश मतलब गुप्त के बाद के जो भी वंश थे उससे संबंधित थे, और दक्षिण भारतीय राजवंशों से, जिसमें कि चोल, चेर, पांड्य, पल्लव आदि राजवंश आते हैं। तो उनसे कुछ प्रश्नों को मैंने आज सम्मिलित किया था, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोज में और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को सम्मिलित करते रहेंगे, और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखिए, बने रहिए गोल्डन रेज कैरियर पॉइंट के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।